डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, थ्योरेटिकली जो चीजें पता होनी चाहिए थी हम कर चुके हैं. मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी. सेक्शन बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रीपेमेंट ऑर्डर, सबसे पहले थर्ड पार्टीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, फिर अगर कुछ बच गए तो बांट लेना. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट्स, और थ्योरेटिकली हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन भी करा था. इतना कर चुके हैं. अब रूल्स, अकाउंटिंग एंट्रीज. डिसोल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. जैसे हमने अभी तक जितने भी करे पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले मैंने आपको क्या बताया, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. स्टेप 1 वाज रेशियो कैलकुलेशन. तो हमने पहले सीखा कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं. सेकंड प्रॉब्लम वाज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फिर हमने सीखा कि अच्छा गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या मल्टीपल केसेस हो सकते हैं. स्टेप नंबर 3 वाज revaluation of assets and liabilities. फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses. फिर कैपिटल एडजस्टमेंट. पॉइंट इज एक एक करके हमने एडजस्टमेंट सीखी, एक एक करके एडजस्टमेंट सीखी, फिर कहीं जाके हम बड़े क्वेश्चंस पे पहुंचे. यस और नो. डिसोल्यूशन करने का तरीका बहुत अलग होता है. डिसोल्यूशन करने का तरीका बहुत अलग होता है. आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता A to Z, तब तक डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस ही स्टार्ट नहीं करने चाहिए. तो इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा. कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं, हो सकता है आज में ही सारे खत्म हो जाएं. दैट इज नॉट द पॉइंट कि कितने हैं क्या हैं. पॉइंट इज कि सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपका 80% चैप्टर खत्म. आपका 80% चैप्टर खत्म. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स रह जाएगा. डिसोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर डेथ. डेथ का छोटा सा क्वेश्चन होता है, इन द सेंस कि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते, उसमें आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए. डेथ इज अ स्कोरिंग चैप्टर. डिसोल्यूशन में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, स्टिल इट इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर. वो बात की बात हो जाएगी, नंबर ले आए तो स्कोरिंग है, नहीं ला पाए तो डिफिकल्ट है. आप क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक सारे कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आ जाते, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है, लास्ट भी यूज हो सकता है. आप अटकोगे ही अटकोगे. तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे. कॉन्सेप्ट्स क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि भाई डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद हो रही है. तो फर्म बंद हो रही है तो क्या करना है हमने. कह रहे जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें बाहर वालों के पैसे चुकाने हैं, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है. तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए क्या करेंगे. कह रहे देखिए ऊपर हमारे पास क्या क्या एसेट्स पड़े हैं, सारे एसेट्स को बेच दिया जाए. जितने भी पैसे आए वो सारे पेमेंट्स में यूज हो जाने चाहिए. ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट उन्होंने बताया कि पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन इफ एनी, फिर कैपिटल बैलेंसेस, और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाए तो बांट लो आपस में. जबकि ऐसा होगा नहीं. हमारे स्कूल लेवल पे ना तो आपकी कोई डेफिशिएंसी होगी कि हमने देने थे 100 करोड़ और हमारे पास तो सिर्फ 80 करोड़ हैं, तो डेफिशिएंसी आ गई 20 करोड़ की, तो प्राइवेट एसेट्स विल बी यूज्ड. तो वो इंसॉल्वेंसी का केस होता है. हमारे कोर्स में नहीं है. तो हमारे कोर्स में ये भी नहीं है कि अच्छा 1 करोड़ के एसेट्स थे और लाइबिलिटीज आपकी सिर्फ 90 करोड़ थी, तो उसके बाद भी मतलब सब कुछ पे कर दिया, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे कर दी, पार्टनर्स लोन पे कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी पे ऑफ कर दिया, उसके बाद भी पैसे बच गए, तो एक्सेस और सरप्लस भी हमारे कोर्स में नहीं है. तो हमारे कोर्स में क्या है, जितने एसेट्स हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज हैं. एंड में आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, ना ही शॉर्ट पड़ेगा, ना ही डेफिशिएंसी होगी, ना ही कुछ सरप्लस पड़ा होगा. What accounts are to be prepared at the time of dissolution of firm? Number 1, realization account. Realization account is prepared to realize all the assets, to repay all the liabilities. सारे assets और liabilities, सारे assets को बेचा जाएगा और सारी liabilities को pay off किया जाएगा. Realization account is prepared to calculate the profit or loss at the time of dissolution. Profit or loss ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटी 50 लाख की थी, 40 लाख में सेटल हो गई. आपके एसेट्स 10 लाख के थे,
4 लाख में बिके या 15 लाख में बिके, कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू अपेयर हो रही है उसी वैल्यू पे सेटलमेंट हुई हो, कुछ आगे पीछे भी तो हो सकता है। यस और नो? ओके, तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पहली चीज। दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा ही तब अगर पार्टनर्स लोन का बैलेंस एग्जिस्ट करता है। ये कौन से पार्टनर्स लोन की बात हो रही है? जो फर्म ने पार्टनर से ले रखा है या फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, या दोनों? फर्म ने जो पार्टनर से ले रखा है, तो कौन से लोन की बात हो रही है? लायबिलिटी ऑफ द फर्म, लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर। कोई डाउट? जो फर्म ने पार्टनर को दे रखा है वो तो उनका एसेट है, वो उसके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है, क्योंकि कैपिटल क्या है? मैंने आपके पैसे देने हैं भाई साहब, मैंने आपको लोन दे रखा है, आपसे पैसे लेने भी हैं, तो वो चीज तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। पार्टनर्स लोन कौन से? लाइबिलिटी वाला, वो सेट ऑफ नहीं होता। कह रहे मर्ज कर दो ना, मैंने आपके कैपिटल के 50,000 देने हैं और लोन के भी 20,000 देने हैं, कह रहे मर्ज कर दो, क्या दिक्कत है? कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, 70,000 हो जाएंगे। मर्ज नहीं कर सकते, अलग अलग दिखाते हैं, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? इट इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट अलग होता है। आपने मर्ज कर दिए और बाई चांस इनसफिशिएंट फंड्स पड़ हो गए, पैसे कम पड़ गए, तो क्या होगा? तो आपने तो अपने नुकसान करा लिया कैपिटल में मर्ज करा के। लोन में रहने देते तो पहले लोन क्लियर होता, उसके बाद जो पैसे बचते फिर कैपिटल पे ऑफ करने में यूज होते। तो समझ आया कि मर्ज करना कभी पार्टनर के लिए फेवरेबल नहीं होगा, और लॉ भी कहता है कि जब अलाउड है तो उसको सीक्वेंस फॉलो करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही होती हैं। पार्टनर्स लोन सेपरेट बनता है, बट बनेगा ही कब? अगर एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर पार्टनर्स लोन ही नहीं है तो अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, ओपनिंग जो मतलब बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई हो जिससे कैपिटल अफेक्ट हो रहा हो वो आ जाएगी। एंड में जो भी कैपिटल बैलेंस है आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव कैपिटल, योर ड्रॉइंग्स आर मोर देन द मनी इंट्रोड्यूसर, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बिल्कुल हो सकता है ना कि लॉसेस की वजह से आपकी कैपिटल कम होती गई और नेगेटिव ही हो गई। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल मींस यू ओ मनी टू द फर्म, तो आपको देने पड़ेंगे। तो डिसोल्यूशन के टाइम जो भी आपका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। फर्म ने आपसे पैसे लेने हैं तो कैश टू कैपिटल, फर्म ने आपके पैसे देने हैं तो कैपिटल टू कैश। कोई भी डाउट? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बैलेंस भी बनेगा, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अब बिजनेस तो बंद, तो कैसे हो सकता है कि कुछ बच गया हो? हमें तो बैलेंस शीट खत्म करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बैलेंस शीट ही होगा कि आपके पास ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, नाउ द बिजनेस हैज कम टू एन एंड। तो बताओ भाई क्या करें? तो सारे एसेट्स बेच दो, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, कैपिटल्स क्लोज कर दो, सब कुछ, सारी ट्रांजैक्शंस जो जो कैश में हो रही है वो सारी यहाँ पे आएंगी। एंड में आपके पास 1 रुपया भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डेबिट आइटम्स इन द कैश और बैंक अकाउंट should be equal to the credit items in the cash or bank account. There should be no closing balance. अगर आपका closing balance आ रहा है तो आपने कोई गलती करी है। आपके स्कूल में डेफिशिएंसी और सरप्लस दोनों में से कुछ भी कोर्स में नहीं है, तो आपका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस कैश का नहीं आ सकता, डेबिट या क्रेडिट। कोई डाउट? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बेचने हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर्स लोन एग्जिस्ट करता है तो। और कौन से पार्टनर्स लोन की बात हो रही है? जो फर्म ने पार्टनर से बोरो किया हुआ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। थर्ड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट भी सेपरेटली बनेगा।
जो भी एंड में कैपिटल है पे ऑफ होगी, डेबिट बैलेंस है तो फर्म आपसे पैसे लेगी। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लोज ही करना है। ऐसा नहीं कि सर उसके लोन में ट्रांसफर, अरे कहाँ ट्रांसफर करोगे, अब कोई बैलेंस शीट नहीं है तो पैसे से ही क्लोज होगा सारा का सारा। लास्ट अकाउंट होगा कैश या बैंक अकाउंट। सर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा बैलेंस शीट में अगर कैश बैलेंस आ रहा है तो आप सिर्फ कैश अकाउंट बनाएंगे और सारी एंट्रीज कैश के थ्रू होंगी। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट आ रहा है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होंगी, आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं तो आप कोई भी एक बना दो। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू करना, जो भी बैंक बैलेंस है इमीडिएटली विड्रॉ कर लो। बैंक बैलेंस है 5000, कैश टू बैंक, बैंक अकाउंट क्लोज्ड। बात समझ आई? तो भी एक ही, दो है तो एक ही बनाना। अगर कैश और बैंक है, आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू करना, जो भी बैंक अकाउंट है उसको क्लोज करके एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैश टू बैंक, खत्म हो गया। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करना, जो कैश बैलेंस है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक टू कैश। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ओके, तो क्या क्या होने वाला है वो आपको बता दिया है, अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।